नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आज शुरुआत करते हैं हम योजनाओं से और इसमें हम बात करेंगे अपनी सबसे पहली योजना जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहती है, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, मनरेगा के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह योजना अगर आपकी बात की जाए तो 2006 से कंटिन्यू चल रही है। 2006 में यह योजना आई थी और अभी है आपका क्या 2024। अब इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, इसलिए आपकी चर्चा में है। परिवर्तन क्या किया गया है, चलिए देख लेते हैं। परिवर्तन किया गया है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से जितने भी मनरेगा कर्मचारी हैं जो मनरेगा के तहत जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया है, उनको अब मजदूरी का जो भुगतान है वो आधार आधारित प्रणाली के तहत किया जाएगा। यानी कि उनका जो आधार कार्ड है उसके तहत अब उनको उनकी जो धनराशि है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। यह इसमें परिवर्तन आया है। इसके माध्यम से अब वह क्या करेंगे, अनिवार्य कर दिया गया है कि अब आधार आधारित आपकी भुगतान प्रणाली होने वाली है। तो ये तो था चर्चा का विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में, मनरेगा योजना क्या है। तो बेसिकली यह एक आपकी केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना की शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2006 वर्ष 2006 से यह योजना शुरू की गई थी। आगे देख ले इसका मंत्रालय कौन सा है। इसका नोडल मंत्रालय हो जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए आपके एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाते हो योजना से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इवन मेंस में भी आपके कई बार योजना से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए योजनाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए हम इन योजनाओं की चर्चा भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें इस योजना का लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य के तहत यह योजना लाई गई थी। तो इस योजना का लक्ष्य था कि जो ग्रामीण परिवार है उसका जो एक वयस्क सदस्य है उसको साल में कम से कम 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करवाना है। यानी कि 100 डेज तो उनको कार्य देना ही देना है जिनसे उनकी आजीविका चल सके और उनको रोजगार मिल सके। तो कम से कम कितना था कि 1 वर्ष में 100 दिन तक का उनको रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। क्रियान्वयन क्षेत्र इसका क्या होगा, केंद्र प्रायोजित योजना है तो कहां कहां पर ये योजना कार्य करेगी और किस प्रकार से ये जमीनी स्तर पर उतर करके आई है, तो इसकी बात कर लेते हैं। क्रियान्वयन क्षेत्र इसका है भारत के सभी जिलों में, जितने भी भारत के जिले हैं हमारे, इन सभी जिलों में आपका क्या है ये योजना कार्य करेगी। लेकिन कौन से जिले इसमें शामिल नहीं होंगे, जो 100% शहरी आबादी वाले जिले हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी सभी जिले जहां पर आपके ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, वहां पर यह योजना आपकी कार्य करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका क्रियान्वयन क्षेत्र किस प्रकार से कार्य करेगा। भारत के सभी जिलों में है, लेकिन यहाँ पर वह जिले आपके ऐड नहीं है जहां पर 100% यानी कि 100% आपकी शहरी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कोई भी व्यक्ति यदि रोजगार की मांग करता है इस मनरेगा के तहत, ठीक है, उसने आवेदन कर दिया है और आवेदन करने के पश्चात 15 दिनों के भीतर अगर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो इस स्थिति में वह बेरोजगार जो भत्ता दिया जाता है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा यदि सरकार उसको 15 दिन के भीतर मनरेगा के तहत कार्य नहीं उपलब्ध करवाती है तो, ठीक है। तो ये टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनरेगा से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वहां पर आपका एक स्टेटमेंट ये दिया जाएगा कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी, इसके तहत 12 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, कम से कम 120 दिनों का यहाँ पर क्या देना है, इनको रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट गलत है, 120 दिन नहीं, कम से कम है 100 दिन और साथ ही साथ यहाँ पर कितने दिन है, 15 दिन है कि 15 दिनों तक यदि रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके यूपीएससी एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें बेरोजगारी भत्ता शुरुआती 30 दिनों के लिए न्यूनतम जो मजदूरी होती है उसका 1/4 भाग होता है वो प्रदान किया जाता है। 30 दिनों के बाद की अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/2 भाग जो है वो प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मजदूरी है शुरुआती तौर पर 1/4 भाग और 30 दिनों के बाद इसका 1/2 भाग है वो प्रदान करवाया जाता है। मनरेगा के तहत कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया है। और ये हमारे आप देखोगे कि जो 17 SDG गोल्स है इसके अंतर्गत भी आता है।
अभी कैसे, कौन कौन से गोल्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ठीक है, रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे में ही प्रदान किया जाना चाहिए। यदि रोजगार जहां पर वो निवास कर रहा है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, उससे उसे दूर जाना पड़ रहा है, तो उसके तहत उसे अतिरिक्त धनी राशि प्रदान की जाएगी, अतिरिक्त उसको मानदेय तरीके से आप कह सकते हो प्रदान किया जाएगा, मजदूरी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है कि 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार होना चाहिए, नहीं है तो अतिरिक्त उसको मजदूरी भुगतान दिया जाएगा। आगे बात कर ले, इस योजना के अंतर्गत व्यय का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित अनुपात में होता है। किस प्रकार से होता है तो ये केंद्र प्रायोजित योजना पूरी तरीके से केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत यह पूरे भारत में यह योजना कार्य करेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ धनराशि है जो कि बंटवारा की जाती है केंद्र और राज्य के बीच में, जहां पर केंद्र का जो प्रतिशत होता है वो सदैव ज्यादा रहता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर केंद्र आपका देगा और बहुत कुछ प्रतिशत पैसा होगा जो वहां की राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो बात कर ले कैसे, केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रम की लागत की यदि बात की जाए तो उसको 100% पैसा प्रदान करेगी। ठीक है, वहीं यदि अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का देखा जाए तो 75% खर्च कौन वहन करता है, केंद्र सरकार वहन करती है। सामग्री लागत का 75% कौन देगा, केंद्र सरकार देगा। और प्रशासनिक जो लागत है उसका 6% कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है, बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो कौन पे करेगा, वो आपकी राज्य सरकार वहां की देगी। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो अकुशल श्रमिक है उसका जो पूरा का पूरा पे है वो कौन करने वाला है, केंद्र सरकार। अर्धकुशल है और कुशल है तो उसका 75% कौन देने वाला है, केंद्र सरकार। इसके बाद बात आती है कि जो सामग्री की लागत है जो बनने में लग रही है उसका भी 70% कौन देगा, 75% केंद्र सरकार देगी। और बाकी प्रशासनिक लागत का 6% कौन वहन करने वाला है, तो केंद्र सरकार वहन करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कितने परसेंटेज पे कितना कितना पार्टिसिपेशन है केंद्र का और राज्य का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मनरेगा के कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है। ये जो सोशल ऑडिट है ये करना अनिवार्य है, इसका लेखा जोखा रखना अनिवार्य है। आगे बात कर ले, मनरेगा कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे एसडीजी गोल्स में, तो इनको बात करें तो टोटल आपके कुछ 8 गोल्स हैं, जिसको बेसिकली 10 गोल्स हैं। यहां पर देखा जाए तो 8 नहीं 10 गोल्स हैं जिसमें मनरेगा हमारी सहायता कर रहा है। सबसे पहले नो पॉवर्टी। देखिए, यदि हर क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी गरीबी में कमी आएगी। ठीक, तो एक तो इससे यह चीज फुलफिल हो रही है, इसमें यह सहायता कर रहा है। दूसरा है जीरो हंगर। यदि लोगों के पास रोजगार है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास खाना भी होगा, वो खा सकते हैं। तो जो हमारा लक्ष्य है, एसडीजी लक्ष्य है कौन सा, जीरो हंगर, उसके लिए भी ये फुलफिलमेंट करेगा। फिर गुड हेल्थ और वेलबींग, अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और मनरेगा के तहत भी आप देखोगे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो इसमें भी ये कार्य करेगा। चौथा है इक्वालिटी एजुकेशन। लोगों के पास पैसा होगा तो वो क्या है, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ मूव कर पाएंगे। आगे बात करें जेंडर इक्वालिटी, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पर निर्धारित है कि इतने प्रतिशत महिलाएं मनरेगा के तहत यहाँ पे कार्यरत होंगी। तो ये इक्वालिटी का जो हमारा जेंडर इक्वालिटी का जो हमारा मोटो है उसको भी फुलफिल कर रहा है। इसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क, लोगों को वर्क दिया जाएगा जिससे इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है कि बूस्ट करेगी यदि उस क्षेत्र के लोगों के पास कार्य है तो। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मनरेगा के तहत क्या किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। इंडस्ट्रीज यदि हैं, रोड का यदि कोई कार्य चल रहा है आपका, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्ड करी जाती हैं, तो इसमें भी मनरेगा आपकी सहायता कर रहा है। और रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ऑफ कोर्स इनइक्वालिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके तहत जो टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं 10 गोल्स, इनको ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, जबकि टोटल हम अगर हम एसडीजीज की बात करें तो कितने हैं हमारे पास, गोल्स हैं इसके तहत। ठीक है, हमारे एसडीजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा उद्देश्य क्या है, तो रोजगार का सृजन करना है, साथ ही साथ मजदूरी की अस्थिरता और श्रम में लिंग वेतन अंतर को कम करना है। ठीक है, कि मजदूरी नहीं है उनके पास, इसके तहत क्या है, स्थिरता है मजदूरी में कि कम से कम 100 दिन तो उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ श्रम में जो लिंग वेतन में अंतर आ रहा था उसको भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को समान यहाँ पर वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बात करें, समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आजीविका
आजीविका का स्रोत प्रदान करना है, और अंत में है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं उनके प्रवास को रोकना है। क्योंकि अभी आप देखोगे जब कोरोना आया तो स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई थी, कितने सारे लोग पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो इसके अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि जो लोग, जैसे वहां पर एक एरिया है ना, क्राइटेरिया है कि 5 किलोमीटर के भीतर ही उनको श्रम उपलब्ध कराना है, रोजगार उपलब्ध कराना है, तो ऐसे ही वो अपने ही क्षेत्र में रह करके कार्य कर सकते हैं और अपने परिवार के निकट रह सकते हैं, जिससे उन्हें पलायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो रहा इसका उद्देश्य जिस पर हमने चर्चा करी। आगे बात कर लेते हैं मनरेगा के अंतर्गत और कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पर शामिल है। तो ग्रामीण पेयजल परियोजना, इसके तहत मनरेगा के जितने भी श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तीसरा है कृषि और संबंध गतिविधियां जो है, इसके तहत इन्हें रोजगार मिलेगा। ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाएं जितनी भी आएंगी इसके तहत इनको लाभ प्रदान किया जाएगा। सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्य, पशुधन संबंधी कार्य और आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण आदि इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर मनरेगा के जितने भी श्रमिक हैं उनको कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये मनरेगा के अंतर्गत जो भी गतिविधियां शामिल थी वो यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बात कर ले मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की भूमिका क्या रहती है। देखिए, पंजीकरण के लिए आवेदन जो प्राप्त करेगा वो ग्राम पंचायत ही प्राप्त करेगी। पंजीकरण आवेदनों का जो सत्यापन करने का कार्य होता है, सबसे पहले आवेदन करना है, फिर इसका कार्य है कि वह इसे क्या करेगी, सत्यापित करेगी। इसके पश्चात परिवारों का यहाँ पर पंजीकरण किया जाएगा और जॉब कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जॉब कार्ड जिसके तहत इनको मनरेगा में क्या है, कार्य दिया जाएगा। कार्य हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना, कार्य हेतु इन आवेदनों की दिनांकित रसीदें भी जारी करना कि किस दिन से इनको कार्य दिया गया है, किस दिन तक कार्य इनका चलेगा। ठीक है, आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में काम मांगे जाने की तारीख से काम आवंटित करना। जैसे कि यहाँ पर क्या शामिल है कि 15 दिनों के भीतर इनको कार्य मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो ये पूरा कार्य कौन देखेगी, ग्राम पंचायत देखेगी। इसके पश्चात कार्यों की पहचान, योजना परियोजनाओं की जो सूची है विकास की उसको विकसित करना, जिसमें उनकी प्राथमिकता को क्रम पर निर्धारित करना है, यानी कि वो किसको अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं, किसमें वो कार्य करना चाहते हैं। तो कार्यों की पहचान इसमें शामिल होगी। योजनाएं जो हैं, परियोजनाओं की जो सूची है उसको विकसित करना है, जिससे वो उनकी प्राथमिकता का जो क्रम है वो निर्धारित कर सके और देख सके कहाँ कहाँ पर उनको कार्य करने हैं। तो ये पूरा कार्य होता है आपका ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत इसको देखती है और इसके तहत क्या करती है, इन्हें रोजगार उपलब्ध कराती है। तो आज इस क्विक कॉन्सेप्ट के तहत हमने जल्दी से सीखा, मनरेगा के बारे में पढ़ा, इस योजना के बारे में समझा, ये किस तरह से कार्य कर रही है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विक कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।